अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं वैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह बताया जाएगा कि इंतखाबात से मुतालिक उनकी क्या तैयारी है और क्या कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात की कोई तारीख देंगे भी या नहीं देंगे। और जो ही इलेक्शन की जो मुमकिना मुबैना 28 जनवरी की तारीख है वो करीब आ रही है, इलेक्शन सीज़न शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तय मुतहर्रिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में दोनों की कोशिश ये है कि एक दूसरे के रास्ते में रुकावटों को खड़ा किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के साथ मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की सियासत में एक फ़ाल किरदार अदा करने का फैसला किया तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो किसी सूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। माइनस तहरीक इंसाफ इंतखाबात अगर होते भी हैं तो इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या नतीजा निकलेगा, इंतखाबात की शफाफियत को लेकर मामलात किस तरह से संभलेंगे और इंतखाबात होने से बहुत पहले कोई ख़ुद को वज़ीर आज़म और कोई ख़ुद को अपोजिशन लीडर क्यों तसव्वुर कर रहा है, मामलात अगर उलझे हैं तो उलझे क्यों हैं। इन सारे मामलात को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब। इसके साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल्ला हमीद में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। कोहिस्तानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये क्या हुआ कि 16 महीने का जो शीरो शकर ताल्लुक़ था, पहले शो कॉज पे एक मसला हुआ, लेकिन खैर बाद में फॉर द ग्रेटर गुड आप लोगों ने साथ बैठना मुनासिब समझा, उसका फिर अंजाम ऐसा क्यों हुआ कि अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, हमला आवर हो रहे हैं और आपको वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे हैं? अच्छा, कोहिस्तानी साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं। अब्दुल हमीद गुल साहब, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि ये इंतखाबात होने से बहुत पहले कोई वज़ीर आज़म बन गया है, कोई कहता है कि हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, तो फिर इंतखाबात हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो फिर उनकी शफाफियत पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जब तक ताल्लुक है, अभी तक हमने ये देखा कि बहुत सारी माजी में भी कहे, आपको पता है बहुत सारे लोग जो है निगरान वज़ीर आज़म भी बन गए थे। इशहाक डार साहब का भी नाम आ गया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया कि जिम्मेदारी अगर कोई दी गई तो मैं उसको जो है वो निभाऊंगा। इसी तरीके से दीगर लोग भी थे शामिल, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। पूरा साल उनके नाम पे नहीं निकलता। अमूमन ये दिखाया जाता है जो मैदान में नजर आते हैं वो होते नहीं हैं, जो नहीं होते वो आगे आ जाते हैं। इसलिए कबल अज़ वक्त कहना बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि जो आपने 16 महीने की बात की, रफाकत की बात की, ये अननेचुरल बॉन्डिंग थी, ये एक अननेचुरल अलायंस था, ये गैर फितरी इत्तेहाद था, ये ज्यादा देर नहीं चलना था और ये सांझे की हंडिया थी जो चौराहे में फूटेगी। अभी कुछ फूटी है और कभी इसके कुछ तिरछे जो है वो बाकी हैं। अभी तो बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि अच्छा। जाहिर है पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी, बलूचिस्तान के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि फलाना फलाना लोग हमें ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से आपको ने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसको अंडरस्टैंडिंग जब उनको दी गई तो उसके बाद उनके साथ जो जिसको कहते हैं कि कुछ हाथ भी हो गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस भी लगाए। फिर इसी तरीके से कुछ जनूबी पंजाब के हवाले से आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब जो है वो डेरे डाल के बैठ गए लाहौर में और बड़ा उन्होंने जनूबी पंजाब में लोगों को एक्टिव किया, लेकिन फिर वो लोग भी उनके हाथ से जाते नजर आए तो जाहिर है उसके ऊपर भी उनका रिजर्वेशन थी। अब एक नया पीडीएम जो है वो इत्तेहाद कायम हो रहा है, बल्कि एक किस्म का हो चुका है। मौलाना फजलुर अच्छा। रहमान साहब एक दफा फिर क़यादत जो है उसकी करेंगे, लेकिन इस बार जो है पीटीआई उसके अंदर होगी, पीएमएलएन की जगह। और ये तमाम इत्तेहाद जो है ये पीटीआई के खिलाफ बनाया जाएगा, अपना जो मुस्लिम नहीं, लीग है एक सेकंड अब्दुल्ला साहब, आप बता रहे हैं यानी जो 28 तारीख को होगा जिसका नतीजा शाम को रात गए जाके हमें मिलेगा, उसका उस पर्चे का रिजल्ट तो आप अभी से आउट कर रहे हैं कि इत्तेहाद क्या होगा, कौन कहाँ बैठा होगा। ये कैसे 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 कह सकते हैं आप ये सब कुछ? ये रुख है ना जी, हवा का रुख है, जो तज्जिया है, जो लोग बात कर रहे हैं, जो उनकी इंक्लिनेशन है। आपको पता है मेरा सबके साथ ताल्लुक है, मैं तमाम पार्टियों के साथ एक रवाबित रखता हूँ, खुद सियासी जमात तहरीक जवानान का सरबराह हूँ, तो जाहिर है ये मेरा काम है कि मैं इनके साथ रवाबित रखूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि मामलात किस नहज पे जा रहे हैं। फिर जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको भी तो हमें मद्देनजर रखना है। हमें ये भी देखना है कि इस टाइम पे ठीक है
ये सारी चीज अपनी जगह हो रही है कि इलेक्शन होगा 28 फरवरी जो है वो उसकी टेंटेटिव डेट दी जा रही है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे इम्तिहानात हैं। गो के इस टाइम पे पाकिस्तान में तमाम लोग, सुप्रीम कोर्ट, इसी तरीके से दीगर इदारे, मुक़्तदर हल्के, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो हो जाएं, और मैं भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी बहुत सारे जो है वो खटके हैं। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा, जिस तरह से निगरान वजीर आजम साहब जो मनसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, वो तो लॉन्ग टर्म है। ये तो वैसे भी जिस अच्छा, आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रही? ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं जरा इस पॉइंट को ले जाता हूँ। बाकी डिले होते नजर आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिलेड ही हैं, लेकिन मजीद कितना डिले होंगे? पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कह रही है 90 दिन में हो। बैरिस्टर साहब, ये देखें, जो नतीजा हम इंतजार कर रहे हैं 3 महीने की या कोई 45 दिन की कैंपेन चलेगी, उसके बाद शाम को जाके इलेक्शन कमीशन रिजल्ट देगा। वो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने तो अभी पर्चा आउट कर दिया। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद में होंगे, नून लीग की हुकूमत होगी। हवाएं इस तरह की चल रही हैं। हवाओं ने आपको कुछ बताया है? देखिए, ये शायद तज्जिया निगारों तक ही हवाएं चल रही हैं। सियासी जमातों का अलाइंस, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी अलाइंस के अंदर जा रही है। अगर कोई अलाइंस, तो मैं उसी को समझता हूँ जो कि इलेक्टोरल अलाइंस होता है। आप एक मंशूर के ऊपर, एक निशान के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट बनाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इत्तेहाद की सियासत कभी नहीं की है और ना अभी करने का इरादा रखती है। हम तो इलेक्शन का तकाजा कर रहे हैं जो नवंबर के पहले 10 दिन के। क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मुझे मेरा टर्न। मैं गुजारिश कर, मीडियम में एक निशान के ऊपर इत्तेहाद किया था और वो इत्तेहाद नहीं था। वो मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ। ये लेट मी डू माय जॉब। मैं आपने गुफ्तगू की, अब मैं जरा बैरिस्टर साहब का टेक ले लूं। मैं ये सारी चीजें लेकर आऊंगा। प्लीज बैरिस्टर साहब कंटिन्यू। यही है शायद, मेरे ख्याल से प्लीज कंटिन्यू बैरिस्टर साहब। तो यही है, तकाजा करती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अलाइंस वो होता है जो इलेक्टोरल अलाइंस हो, आप एक मंशूर पे जाएं। उसके बाद जब असेंबली बनती है, जो पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीट्स लेती है, और अगर कोई गवर्नमेंट सादा अक्सरियत ना रखती हो कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा इत्तेहाद बनता है जिसे कि आप यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। उसमें ये नहीं हो कि कोई नज़रियात मिलते हैं, उसमें ये भी नहीं होता कि आप एक सिंबल पे आए होते हैं। उसमें ये होता है कि आप मुश्तरकात पे इकट्ठे होके तो फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके अंदर अपने अपने मंशूर के मुश्तरका नुकात को तय करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अलायंस में ना गई है ना जाएगी। हमारे खिलाफ अलायंसेस बने हैं। बैरिस्टर साहब, 16 महीने फिर आप कैसे एक साथ बैठे? मैं वो बता देता हूँ। वो तो हमने एक बड़ा कॉज था, और वो कॉज ये था। क्या कॉज? जो मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रही। 9 महीने आपको समझाया नहीं है। जो फौज के अंदर बगावत करवाना चाह रहे थे, जो आर्मी चीफ को बनने नहीं देना चाह रहे थे, उनका एक खास वो था जनरल जिसे वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ये सब आपको 9 अप्रैल 2022 को पता था जी, कि 9 मई 2023 और लीडर होता ही वो है ना जो आगे। हमें पता था कि आर्मी चीफ का तकर्रुर कैसे हो रहा है, हमें पता था कि किसे आर्मी चीफ बनाया जा रहा है, हमें यह भी पता था कि निज़ाम को कैसे तलपट करने की कोशिश है, हमें यह भी पता था कि वो शख्स जो तकरीरें करता था कि लटका दो, मार दो, 200-400 बंदे मार दो तो इंकलाब आ जाएगा। तो ये जो सारा हिटलर का उसका दिमाग सेट हुआ था किसी मोड पे, तो उसे तो हमने ख़त्म करना था। ना करते तो ये तो सर्वाइवल की बात है ना। वो हमें ख़त्म करना चाह रहा था, हमने उसे ख़त्म नहीं किया, उसकी हुकूमत को ख़त्म किया है। अच्छा, उसके लिए अब हमने एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई। उस यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर हमने जमहूरी तकाज़ों को सामने रखा। PMLN की ज़्यादा सीट्स थी हमसे, हमने उन्हें वजारत उज़्मा दी। लेकिन हमारा वो तजर्बा कोई, हम इतने उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने मियाँ शहबाज शरीफ इवन PMLN के भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं थे। तो वो तो कभी भी नहीं चाहते थे, ना PMLN ने कभी उन्हें नॉमिनेट किया, ना बनाना चाहती थी। वो तो हमने कोशिश करके उन्हें वज़ीर आज़म बनाया और उनकी हुकूमत को चलाया। अदरवाइज मियाँ साहब ने तो पनामा के फैसले के बाद उन्हें खैर कहा था, पंजाब हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खड़े होकर उन्होंने मुबारकबाद भी वसूल की थी, लेकिन वो बने नहीं। शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए थे। नहीं, तो बनाया होता तो बन जाता। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं जरा आपकी तरफ आ रहा हूँ, बैरिस्टर साहब की एक दो बातों मुझे जरा पूरी कर प्लीज आप कर लें। मैं समझ रहा हूँ कि अब ये जो अलायंसेज हैं वो तो नहीं होंगे। इसके बाद यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी अगर किसी के पास अक्सरियत ना हो। इस मौके पे पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमने किसी को वजीर आज़म बनाना है।
हमने अपना वज़ीर आज़म लेके आना है। हम एक नेशनल पार्टी हैं, पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म भी हमारी पार्टी से था, आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म भी हमारी पार्टी से थी। तो हमने कोई जिम्मेदारी तो नहीं ना हम दूसरों को ही अब वज़ीर आज़म बनाते रहेंगे। तो अब हम अपने मंशूर के साथ अवाम में जाएंगे और इंशाल्लाह अपना वज़ीर आज़म बनाते रहिए। तो मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा, लेकिन एक चीज़ है, मैं ज़रा अब्दुल्ला साहब से इस पर कॉमेंट ले लेता हूँ। अब्दुल्ला साहब, 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता था कि 9 मई को क्या होगा और नवंबर 2022 में क्या होगा, और इस बुनियाद पर इन्होंने तय किया कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, जो उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे, उन्हें घर भेजना है। लेकिन इन्हें अब ये नहीं पता, यानी 1 नवंबर 2023 को, कि 28 जनवरी को क्या होगा, ये ऑपोजिशन में क्यों बैठेंगे। यहाँ से आगे इनका फिर आपको लग नहीं रहा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस कर रहे हैं और किसी सही बंदे ने इनको कुछ प्रिडिक्ट करके नहीं दिया? आप बताएं सही बंदा कौन है, किससे रब्ता करेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल है कि बड़े इनके यहाँ अच्छे अच्छे समझ लोग बैठे हुए, और अगर सारी चीज़ 9 मई को इल्म था तो जाहिर है उसका बयानिया वगैरह अखबार में आया होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, क्योंकि मेरी नज़र से ऐसा कोई गुजरा नहीं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम थी। जाहिर है आपको पता है सियासतदान जो होते हैं वो तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को जरूर समझते हैं, लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि जो भी है वो एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ उनकी एक मेरे ख्याल में फोर्स मौजूद है। सिंध के अंदर भी उन्होंने अपना किरदार अदा करने की बहुत कोशिश अच्छी की है, और कई चीज़ों में वो कामयाब हुए हैं, कुछ चीज़ों के अंदर उनको उस तरह से कामयाबी पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर इत्तेहाद तो बनेंगे, क्योंकि अगर इत्तेहाद नहीं थे तो फिर वो जो एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, मिसाक जमहूरियत, वो क्या था? तो नहीं, वो तो 2011 में खत्म हो गया था ना, जब मियां साहब काला कोट पहन के चले गए। वाले सवाल हैं, इसका क्या जवाब? लेकिन मकसद ये है कि ये सारी चीजें आई ना, सारी चीजें हुई, ये सियासत होता ही गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। फिर जरदारी साहब ने भी शुरू में कह दिया था कुरान और सुन्नत नहीं है, ये मामला तो एड्रेस है। मुझे ये समझ नहीं आ रही बैरिस्टर साहब, जरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको, मतलब जरदारी साहब को ये कैसे पता है कि मियां साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं और वो उन्हें बनने नहीं देंगे? ये जो एग्रेशन है, या ये जो मैं उसमें आपकी इजाज़त से फ्रस्ट्रेशन भी कह दूं, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल राइवलरी आप लोगों की, ये क्यों है? किसी ने उनको कह दिया है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम है और आप नहीं हैं इस बार? मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। मैं बतौर नुमाइंदा और तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ये बात बता रहा हूं। अच्छा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो बन रहे होंगे तो उनके रास्ते में रुकावट डालेंगे? नहीं, ये बात करने की हमें क्या ज़रूरत है? रुकावट डालेंगे, बनने नहीं देंगे, ये क्या बात है? हाँ। हम जमहूरी जमात हैं, अगर किसी के कोई वज़ीर आज़म के वोट लेके आया तो वो बनेगा। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, किसी को नहीं बनने देंगे। हाँ। बात ये है, हमने ये कहा है कि हमने मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। जो गुफ्तगू प्रेसिडेंट जरदारी ने किया नवाब शाह में, वो ये है कि हमने PMLN का प्राइम मिनिस्टर बनाया, 16 महीने मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अवाम को उनकी हुकूमत पे एतमाद नहीं रहा और अवाम खुश नहीं है, उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपना वज़ीर आज़म लेके आएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनती है हम मफलूकुल हाल और गरीब तबके को तरजीह बना के उन्हें सहूलतें देते हैं। तो इसकी बजाय कि हम किसी और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये पोर्ट्रे करेगी, ये परसेप्शन क्रिएट करेगी कि पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ साथ है और इसके वोट हमारे साथ हैं, तो भाई हम तो किसी के इत्तेहादी नहीं है और ना हम किसी के साथ अलायंस में हैं, तो हम तो इनसे बड़ी जमात है, इनसे ज़्यादा ये हक नहीं। लेकिन फिर वो बलूचिस्तान से जिन लोगों ने आपकी तरफ आना था, जिनसे आपके वादे वही थे, उन्होंने फिर ये क्यों कहा कि हम आपके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आपके साथ इंतजाम का कोई मामला नहीं हो सकता? वो फिर क्यों पीछे हट गए अगर आप बड़ी जमात थे? जी सिद्दीकी साहब, असल में है ये बात कि हम तो पॉलिटिकली लोगों के साथ लोगों को एंगेज करते हैं। अब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पॉलिटिकल करते हैं। अब कोई डंडे के साथ करता हो या पसे पर्दा किसी ताकत के साथ करता हो तो फिर उस पर तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता ना। उस पर तो कल को एक लाडला था वो बना था, उससे पहले कोई लाडला था वो IGI में आया था। तो इस तरह तो ये एक तमाशा तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर लगा हुआ है कि सियासत को सियासी अंदाज में होने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे कोई थोड़ी देर के लिए जो आके बैठता है उसे ज़ौम होने लगता है कि शायद सियासत को वो कंट्रोल करेगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग आते हैं कि वो ये तमाशा लगाते हैं
जैसे 88 के अंदर पूरी दुनिया कह रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। कोहिस्तानी और साहब ने अक्सरियत, मुझे एक बात, प्लीज। अक्सरियत के साथ बनने जा रही थी। तो उस वक्त फिर हमीद गुल साहब ने एक इत्तेहाद बनाया, IGI, पैसे बांटे पार्टियों के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर, रिश्वत बांटी, और उसके बाद एक अलायंस बना। उस अलायंस के जरिए पीपल्स पार्टी हमारे से आज के इक़्तिदार मसाइल हल छीनने नहीं हो की रहे। कोशिश की गई। हमारे आज के मसाइल हल नहीं हो रहे। आज सुप्रीम कोर्ट पूछती रही है कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। हमें आज हाँ, के तो मामलों यही ना के जवाब पता, नहीं मिल रहे, वो तो आप पता कहाँ लेके करें जा ना रहे हैं? सुप्रीम कोहिस्तानी कोर्ट। साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। एक ताखीर के बाद आप हमें ज्वाइन करें, कुछ टेक्निकल मामला थे, मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ बैरिस्टर आमिर हसन साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना ये चाह रहा हूँ मैं आपसे भी कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी इट्स टू अर्ली कि हम किसी को कह दें कि हम किसी के साथ हैं और हम किसी के साथ नहीं हैं। और दूसरा, हम नहीं कह रहे कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, अगर वोट की ताकत से आएंगे तो हम बनने देंगे। लेकिन ये क्या हुआ जो 16 महीने का शीर व शकर था, मोहब्बत थी, ये कहाँ गई कि अब आप एक दूसरे से मुतालिक किस तरह की बातें कर रहे हैं? और जो 16 महीने का सारा बोझ है वो सिर्फ आप पे ही क्यों है? देखो, 16 महीनों में जो हमारा इत्तेहादी हुकूमत हमारी थी, वो हमारा अच्छा वक्त गुजरा। और जब हुकूमत का वक्त पूरा हुआ, ज़ाहिर है हम अलग अलग जमातें हैं, हमारी अलग अलग शनाख्त है, हमारी अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसी है। तो अब ज़ाहिर है हम अपने इलेक्शन में चले गए हैं, तो हम अपना हर कोई अपनी बात करेगा। मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है वो पता नहीं किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। तो ये पार्टी खुद ही फैसला करे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं कि 16 महीने में हम इत्तेहादी रहे, दूसरे दिन फिर इनकी तरदीद आ जाती है पार्टी की कि नहीं, हमने जो भी अगर कामयाबी भी थी वो भी हमारे साथ थी, अगर नाकामी भी थी साथ थी। तो ये पीपल्स पार्टी की अपनी कंफ्यूजन है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये एक जमहूरी जमात है, इस किस्म के बातें ये कर रहे हैं, ये इनका हक है, जो भी करे। मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का फैसला अवाम ने करना है। नवाज शरीफ 3 दफा पहले वज़ीर आज़म बने या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, ये अवाम के वोट की ताकत से बने, किसी और तरीके से नहीं बने। आइंदा भी उसी तरीके से बनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का इतना, मैं तो क्या, मुझे तो नजर नहीं आ रही पंजाब में। तो जो पंजाब की पार्टी जाहिर होगी उसी को ज्यादा सीटें भी मिलेगी, मैंडेट भी वहां से मिलेगा। तो अब इन्होंने जल्दबाजी में कोई शेरवानी बना भी ली तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। अगर पंजाब के अवाम भी पीपल्स पार्टी को वोट देगी, अगर ये अपनी कारकर्दगी लेके जाए, क्या गुजरांवाला से ज्यादा लाड़काना खूबसूरत है, हैदराबाद से ज्यादा, फैसलाबाद से ज्यादा खूबसूरत है, तो पंजाब की अवाम भी फैसला करेगी। तो मेरे ख्याल में इनको ये नजर आ रहा है कि पंजाब में उनको सीटें नहीं मिलनी है, इतना मैंडेट नहीं मिलना है। सिंध तक उनका मैंडेट है, वो भी जाहिर है अब लोग सोच रहे हैं 15 साल से जो कुछ हुआ है तो वहां का इलेक्टेबल या जो आम वोटर है वो भी देख रहा है नून लीग की तरफ कि PMLN आए कि हिकमत अमली के तहत सिंध में भी हुकूमत बनाए। तो मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा दिनों में हमारी क़यादत कोई फैसला करेगी, सिंध में भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह पंजाब में किया है। तो ये हर किसी का हक है, वो पंजाब में आए, हम सिंध में जाएं, अभी हम बलूचिस्तान में गए हैं, तो हर किसी को हक है जाके अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी करे। कोहिस्तानी साहब, इसमें माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि वो पंजाब में आए, आप सिंध में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में भी सियासत कर रहे हैं। हाल तो ये था कि 16 महीने की हुकूमत थी, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते थे लंदन से। अब ये जो इतना कॉन्फिडेंस आया, इस कॉन्फिडेंस की वजह ही तो पूछी जा रही है आपसे कि ये कहां से आया, किसने दिया ये कॉन्फिडेंस? देखिए, 16 महीने में हम जिन जमातों के बाद जितना मैंडेट था हमने मुश्तरका होकर एक हुकूमत को गिराया और वो भी एक हमारा जो आईनी हक था वो हमने इस्तेमाल किया। अब जब हमें आगे भी चल के कोई भी अवाम मैंडेट देती है तो उस वक्त के हिसाब से फैसले होंगे। ये अवाम की तरफ, जिस तरह 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हुआ है, जो तारीखी जलसा हुआ है, तो हमने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही पार्टी जो अवाम के दरमियान है वो है मुस्लिम लीग नून। पहले ये कहते थे कि ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, जाते नहीं है। अब हम जब अवाम में हमने तमाम इलेक्शन जो मराहल है वो शुरू कर दिए, तो इनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून आ रही है। भाई, आप इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करते हैं? आप जाएं अवाम में, अवाम को जाके बताएं। बैरिस्टर साहब जाएं अवाम में, वो कहते हैं आपको क्यों लग रहा है कि नून लीग आ रही है, आपने क्यों शेरवानी सिलवा ली है पहले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की इन्होंने बात की। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि एक शख्स जो 4 साल जुर्रत नहीं कर सकता था पाकिस्तान में दाखिल होने की,
अच्छा। जिसके लिए हम जेल में गए और हमने भी ये आवाज़ उठाई इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे कि इन्हें इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। और कोई कॉन्विक्ट पाकिस्तान की तारीख में पहला है मुजरिम जिसे बाहर इलाज की इजाज़त मिली। अच्छा, ये तो सहूलत मिल गई, हमने भी लेने दी, लेकिन ये पाकिस्तान में सहूलत एक दफ़ा फिर मिल गई कि उसी मुजरिम को बग़ैर गिरफ्तारी के उसका जलसा सजा दिया गया और उसका जलसा करवाया गया। सरकारी बसें देखी जा सकती हैं, मीडिया ने रिपोर्ट की हैं, किस तरह सरकार ने उन्हें सल्यूट किया, आपके पुलिस वालों ने, वो भी देखा जा सकता है। किस तरह हाई कोर्ट का अमला आया फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए वीवीआईपी लाउंज के अंदर, वो भी देखा जा सकता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो मुजरिम अपने भाई की हुकूमत के वक्त में तो आ नहीं सकता था, एकदम उसे सर के ऊपर बिठाया जाए और फिर सारे चमचे जो हैं वो डंके बजाने लगे कि आ गया और छा गया और वजीर आजम बन गया। तो हम ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं कि भाई पहले मुकदमे तो अपने ठीक करवा लो, अभी तो नाअहल हो। साथ एक तरफ मिन्नतें कर रहे हो कि मैं 78 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, मुझे सहूलत दें, और दूसरी तरफ कह रहे हो उम्मीद पाकिस्तान हूँ। तो ये ज़रा इनके लहजे में मुझे जवाब देना पड़ा। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा जी ये इलेक्शन, अरे भाई आपके तो हाफजे ही काम नहीं कर रहे। ये पिछले इलेक्शन पंजाब में हुए ना ज़िमनी, आप सारे हारे हैं। हाँ। और हम मुल्तान में जीते हैं। हाँ। हमने कराची में पीटीआई के चेयरमैन को हराया और मुल्तान में पीटीआई के वाइस चेयरमैन को हराया, और आप सारी सीटें हारे, और आप हमें कह रहे हैं हम पंजाब में नजर नहीं आ रहे। और एक दफा फिर नारा लगा रहे हैं कि जो पंजाब में पार्टी होगी वही हुकूमत बनाएगी। ये जाग पंजाबी जाग का नारा इन्होंने 80 की दहाई में लगाया था। एक दफा फिर ये तमाशा करने लगे हैं वफाक के खिलाफ कि जो पंजाब का होगा वो हुकूमत बनाएगा। हम यही बता रहे हैं कि पंजाब भी शामिल होगा, सिंध भी शामिल होगा, खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल होगा, बलूचिस्तान भी शामिल होगा। एक ज़िमनी सवाल ऐड सारी कौमियतें शामिल होंगी और एक कौमी हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी से ऐड करेगी। पीपल्स पार्टी नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नून लीग जब कह रही है कि वजीर आजम बनेंगे तो ये गलत है, सब कुछ सजा के दे दिया। अगर यही दावा आप कर रहे होते तो ये कैसे दुरुस्त होता? सिद्दीकी साहब, मैंने तो आपके सामने रख दिया हमें तो हमेशा मुकदमात का सामना करना पड़ता है। हम तो अदालतों से कोई रिलीफ मिलता है ना, हम कोई एग्रीमेंट भी अदालतों से रिलीफ मिलेगा ना? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो अदालतों में तो बाद में गए हैं, रिलीफ तो पहले मिल गया था। अरे पहले रिलीफ मिला है फिर अदालतों में गए हैं। कोहिस्तानी साहब, ये आपको रिलीफ कौन लेके दे रहा है, ये मैं आपसे भी समझूंगा और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से पूछूंगा कि क्या कोई है ऐसी कुव्वत मुल्क में जो फिर से सारी सियासी कुव्वतों को एक जगह जमा करे और किसी एक ग्रेटर कॉज के लिए उनसे कोई काम ले लिया जाए। लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू पीएनएन स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले बैरिस्टर साहब का ये कहना था कि इन लोगों को रिलीफ क्यों मिल रहा है, यानी मुस्लिम लीग नून को रिलीफ क्यों मिल रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये बराह रास्त मामला मुस्लिम लीग नून का है, मैं ज़रा पहले कोहिस्तानी साहब का जवाब ले लूँ। कोहिस्तानी साहब, ये ऐसा क्यों हुआ कि जब आप गए तो भी एक पहली बार का वाक़या था कि आपको जाने दिया गया, जब आप आए तो फिर जो आपको सारी फैसिलिटेशन मिली, ये आपके साथ क्यों हो रहा है? और एक वक्त तो वो भी था, मुझे खुद याद है, मैं वो चीज़ें कवर करता रहा कि जेल से वापस जा रहे थे अदालत की तरफ या अदालत से जेल की तरफ, चाय पीने की चाह हुई, वो चाय भी नहीं पिलाई पुलिस पार्टी ने, और कहाँ फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपके लिए प्रोटोकॉल लग गए। तो ये दिन कैसे बदले आपके? देखिए, पहली बात ये कि नवाज शरीफ साहब कोई जेल तोड़कर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे। वो एक अदालती फैसले से, कैबिनेट में भी वो फैसला हुआ था, उसके तहत बाहर गए थे इलाज के लिए, और उनको अदालत के हुक्म पे वो बाहर बैठे हुए थे। और जब वापस आए तो उसने आके कानून के सामने सरेंडर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। इनको जो तकलीफ है रेड कारपेट की या सिक्योरिटी की, तो इन्होंने अपनी जो लीडर थी वो सिक्योरिटी लेस में शहादत उसकी हो गई। इनको भी पता है, सबको पता है कि उसको उतनी सिक्योरिटी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को नहीं मिली। तो हम ये हरगिज होने नहीं देंगे कि 3 दफा के वजीर आजम को थ्रेड हो, उनको सिक्योरिटी ना मिले। हम अपने कायद और अपनी पार्टी वो इस मुल्क के मेहमान सिक्योरिटी पर एतराज नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला, नादरा के लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कैसे आ गए? हाई कोर्ट के सामने उन्होंने सरेंडर आके किया है। अगर ये एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है, तमाम जमातें कहती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी पनामा केस में, 2017 में नाइंसाफी हुई थी, अगर अदालतें यही अगर दुरुस्त फैसले कर रही है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? तो ये अदालतों का काम है
कोई हम ऐसे तो नहीं बाहर आए या ऐसे कोई रिलीफ तो हमें कोई किसी और ने नहीं दिया है। अगर इनको कोई बात करनी है तो पीपल्स पार्टी खुल के बात करे, क्या कहना चाहती है, किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाने देगी। भाई आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मेयर कराची लगाया है मुर्तजा वाब, वो भी अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, वो अगर नहीं चाहते हमारे मुस्लिम लीग नून के वोट, आपको तो मेयर कराची नहीं बन सकता था, तो आप वजीर आजम की दूर की बात है कि आपके कहने पे लगेगा। ये अवाम को फैसला करने दे। आप पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी है, आपके कायद कहते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो आप किस शिकवा कर रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं? आप अवाम में जाएं। हमें कहते थे कि ये मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन में चले गए। तो आप बजाय इलेक्शन में जाने के टीवी पे आके इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, जो हमने वो सियासत दफन कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त नफरतों की सियासत, तकसीम की सियासत, इंतशार की सियासत नहीं चाहती, और पाकिस्तान की अवाम भी समझदार है। कल आप 16 महीने बैठ के शहबाज शरीफ साहब के लिए तारीफें करते थे, आपका चेयरमैन कहता था हमें स्पीड शहबाज शरीफ जैसी तरक्की चाहिए सिंध को, तो आज वो शहबाज स्पीड भी आप भूल गए। आप बातें करें, हम तो पीपल्स मेरे ख्याल में कोइस्तानी साहब, मेरे ख्याल में लड़ाई पड़ी है, कोइस्तानी साहब मेरे ख्याल में लड़ाई पड़ी है बड़े मियां साहब को लेकर। आपने एक जुमला कह दिया बड़ा दिलचस्प, आप कह रहे हैं कि अदालतें अपने फैसलों को दुरुस्त कर रही हैं। अदालतें अपने फैसलों को दुरुस्त कर रही हैं या उन फैसलों पर नजरसानी करें? क्योंकि अगर दुरुस्त कर रही हैं तो इसका मतलब है तो आपने तो फैसला जारी कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अदालत अगर इंसाफ देती है, दुरुस्त फैसले करती है, पहले जो गलत फैसले हुए तो आप उस पर एतराज क्यों उतार रहे हैं? तो आपको ये अदालती निजाम पे अगर बेहतर हो रहा है, जो नाइंसाफी हुई है उसको अगर इंसाफ मिल रहा है, तो आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूं, हमने आके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया यकीनी तौर पर। ये बात काबिल गौर है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने इब्तिदाई मिलती थी, उसके लिए पीपल्स पार्टी को कभी नहीं कहा। लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, 2002 में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2008 में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को। तब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड याद नहीं आती? अब कयामत आ रही है अगर नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने दी जा रही है, या उनको वो आके इलेक्शन लड़ेगा, वो वजीर आज़म बनेगा। इलेक्शन लड़ना तो खैर उनका बुनियादी हक है, लेकिन मसला ये है कि इसकी इजाजतनामे कहीं से जारी नहीं होने चाहिए। शायद ये एक बहस हो सकती है इसमें। मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने शुरू में जब मैंने उनसे सवाल किए तो वो हवाला दे रहे थे कि वो मिसाक़ जमहूरियत कहाँ गया, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए। ये लें जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये रहा आपके सामने वो मिसाक़ जमहूरियत, ये रहे वो 16 महीने की मोहब्बत। आप बताएं इसका आपने कैसे नोहा पढ़ना है? देखिए, ये बात यह है कि जो कुछ है वो आवाम के सामने है, कोई किसी और बात यह है कि बिलफर्ज अगर ये जैसे और तमाम तरफ से ये बात ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, फिर क्या? असल बात तो ये है कि उनका फिर नेक्स्ट लाहे क्या होगा, यानी कि क्या वो इलेक्शन के अंदर कोई फिर एक इत्तेहाद कायम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या बाइकआउट करेंगे? यानी कि कोई हिकमत अमली तो पता चले ना कि फिर क्या हिकमत होगी, ताकि हमें पता चल जाए, अवाम को भी पता चल जाए कि ये अगर हुआ तो इसका ये रिपरकशन होंगे, ये इसका जो है वो फिर रिजल्ट नहीं। ये तो बात है दरमियान में। असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो मुख्तलिफ किस्म की बात कर रही है, अवाम के दर्द के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं बता रहा वाजे कि मेरे पास मुआशी एजेंडा क्या होगा। देखिए ना, जब आपको लगता है कि अब्दुल्ला साहब कलामी की माजरत, आपको लगता है कि मुआशी एजेंडा इन्हीं लोगों ने देना है? हाँ, मुआशी एजेंडा है नहीं ना, दे नहीं सकते। अगर देना नहीं, मैं फिर पूछता हूं, आप मेरे पॉज से इस मामले को अगर समझ सकें। मुआशी एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या इन्हीं लोगों ने देना है, यानी सियासी जमातों ने देना है? आपको लगता है ये इतने खुद कफील हैं? जी, असूलन तो देना चाहिए। अच्छा, दिस इज व्हाट दे आर फॉर। देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एजेंडा होना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हम ये मुआशी प्लान है हमारे पास, ये हमारे पास सिक्योरिटी प्लान है, ये हमारे पास डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हैं उनको बेहतर करने का प्लान है, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है, कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है। ये सारी चीजें सियासी जमातें देख रही हैं, यकीनन पार्लियामान में सारी चीजें तय हो रही हैं और ये बड़ा वाज़ेह है। हाँ, तो फिर देखिए ना, अब जो 16 महीने की हुकूमत है, मुश्तरका ही हुकूमत थी ना, उसमें 57% जो है रुपया डिवैल्यू हुआ ना, या तो नहीं हुआ तो बताएं।
ये तो मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपके इदारे शुमारियात के वो आपके मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर इनके पास कोई वाज़े मुस्तहकम जामे हिकमत अमली नहीं है तो इलेक्शन में सवाए इसके कि ब्लेम गेम के अलावा और क्या रह जाए। लेकिन ना बात ये है, ब्लेम गेम करना बड़ा आसान काम। लेकिन अगर इन सब के पास मैं फर्दन ना मैं यही बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, और ये वो बात है कि जहां से एक अजीब सा रास्ता खुलता है और एक गैर सियासी और एक गैर जमहूरी डिबेट का आगाज हो जाता है। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगा उस तरफ जाते हुए। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के पास भी एक इलेक्टोरल एजेंडा नहीं है, यानी एक मंशूर नहीं है जिसमें मईशत नहीं कवर हो रही, जिसमें माशियात नहीं कवर हो रही, माशरत नहीं कवर हो रही, कश्मीर नहीं हो रहा, अफगानिस्तान नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, तो फिर आप क्या करेंगे इलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून क्या करेगी इलेक्शन में? तो आप फिर इनको बताएं कि आप किन लोगों से रहनुमाई लेते हैं उस वक्त जब आप फंस जाते हैं। देखिए, हमने तो ना किसी से रहनुमाई ली है, हम तो अपने एजेंडे पे आए हैं। पीपल्स पार्टी ही तो है जो नैरेटिव नहीं रखती, आइडियोलॉजी रखती है। बाकी तो रोज़ एक नया बयानिया बनाते हैं, कभी फलां बयानिया होता है, फलां को इज्जत दो, और फिर उसके बाद सरेंडर कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी तो उसी मंशूर के साथ खड़ी है, उसी पे हमने आइन दिया, उसी पे हमने एटमी प्रोग्राम दिया, उसी पे हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उसी पे हमने गरीबों को रोज़गार दिया, उसी पे हम लोगों की गरीबों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, उसी के ऊपर हम गरीब आदमी को रोज़गार देते हैं। हमारे पास सारी पॉलिसीज़ हैं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास प्रोग्राम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सोशल सिक्योरिटी नेट पीपल्स पार्टी देती है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहे हैं? आपके पास इतना बेहतरीन प्लान है, आप लोगों में चले जाएं। तो हम गए हुए हैं, किसने कहा कि हम नहीं? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? भाई देखिए, सियासत का हम तो कैंपेन, हम तो इन्हें कह रहे हैं इलेक्शन में आए, हम तो आए हुए हैं। अरे भाई मेरी बात सुने, जब पंजाब में पिछली दफा कौन दौड़ा इलेक्शन से, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किए, हमने तो टिकट दे के, हमारे कारकुनों ने तो और टिकट होल्डर्स ने तो टिकट जमा करवाए। इन लोगों ने तो कोई एक्सरसाइज उस वक्त भी नहीं की, क्योंकि इनकी या फिर कोई सासबाज थी इलेक्शन कमीशन के साथ, इन्हें पता था इलेक्शन नहीं होंगे। हम तो जो आईनी तौर पे तरीकाकार था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, हम तो उस वक्त भी रहे, हम आज भी रहे। हम आज भी कहते हैं कि अपने प्रोग्राम के ऊपर लड़ें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। किस चीज पे लड़ रहे हैं? वो इस चीज पे लड़ रहे हैं कि हमें लाडला बनाएं। इन्हें आदत है, सुन लेना, ये इनका ये आदत है, ये जो अनोखे लाडले बनाए जाते हैं ना पाकिस्तान में, जो पूरा ऑर्डर पे लाडला बनाया गया है उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। 80 की दहाई में किस किस गोद में बैठ के इस लाडले ने खेलन को चांद मांगा है। कोई ये कोई छुपी बात है किसी से? तो ये रहे तो हैं। अब ये इसे आप तारीख को साफ नहीं कर सकते, ये रही है तारीख। अच्छा, फिर ये हर दफ़ा कहते हैं, ये बड़ी गैरत की, देखिए मियाँ साहब मीनारे पाकिस्तान में जिक्र नहीं करते, लेकिन जब मियाँ साहब की हुकूमत जाए ना, फिर कहते हैं वज़ीर आज़म को फांसी दी जाती है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर को गोली मारी जाती है, और जब इनकी डील हो जाती है फिर इन दोनों का नाम भूल जाते हैं, फिर बात सुनाते नहीं हैं इनकी। हम इन्हें ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए अपना सियासी प्रोग्राम सामने लाएं। लेकिन आपका एतबार का रिश्ता इस हद तक कमज़ोर हो गया कोहिस्तानी साहब, देखें आपके मुझे एक बात, हमारा एतबार के रिश्ते की बात नहीं है, वो अलहदा पॉलिटिकल पार्टियां, अलहदा पॉलिटिकल, मैं सियासी बातें कर रहा हूं। खेलदास साहब मेरे भाई हैं, आजकल इनका जरा लहजा फिरौनी हो गया है, इन्हें क्या तकलीफ है ये लफ्ज कह रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूं इनसे। तो अच्छा भला शरीफ आदमी है, पता नहीं क्या आजकल इन्हें कोई साहब वहां पे भी ये पीटीआई का कोई ने भी टीका लग गया नून वालों को। और वो बयान जो जरदारी साहब ने दिया ही नहीं कि हम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, उस पर ये इतनी फजूल बातें कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए इन्हें। मैंने पहले बैठ के कहा कि ये जरदारी साहब ने स्टेटमेंट ही नहीं दी। लेट हिम रिस्पोंड। अगर मियां साहब वोट लेके आएंगे तो बन जाए। कोहिस्तानी साहब, आपकी शराफत तक बात आ गई है, आपकी शराफत तक बात आ गई है। अब आपने जवाब देना है अपनी शराफत का भी, और आपने हिसाब देना है अपने लाडले होने का भी। ये लाडले होने की क्या कहानी है? आप लाडले हो गए, मुंतखब हैं, चुनीदा हैं, और अगर लाडले होने की बात है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब से बड़ा लाडला तो कोई नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात जो आपने बात की कि इनके पास मंशूर नहीं है या कोई पॉलिसी नहीं है, मैंने नहीं की, वो अब्दुल्ला साहब की बात थी, मैंने उसको, साहब ने जो आवाज उठाया कोई इनके पास मंशूर नहीं है। देखिए, हमारे पास कारकर्दगी का बड़ा दास्तान है 2013 से 17 तक, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी हो या नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी हो, और जो 16 महीने की, मैं तो समझता हूं जो हमारे इत्तेहादी या हमारे अंदर से कोई आवाज उठती है कि हमने 16 महीने में हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो भाई शहबाज साहब ने ये कहा था कि मैं अपनी सियासत रियासत के सामने तरजीह रियासत को दूंगा, तो शहबाज साहब बड़े कामयाबी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की बड़ी
नेक नियति थी इस मुल्क के साथ और की बड़ी कामयाबी थी, जिसको हमें ऑन करना चाहिए, हमें डिसऑन करनी चाहिए इन चीजों को कि हमें नाकाम हो गए। हमने जो मुश्किल फैसले किए थे, अगर आज पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है इकोनॉमी की तौर पर, या आगे हमें जो चैलेंज हमें निपटना है, वो मुश्किल फैसले थे जो पाकिस्तान के हक में किए थे शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी हुकूमत ने, उसका समर आस्ता आस्ता मिलना शुरू हो गया है। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब जिसको कहते हैं कि ये इतना बड़ा सियासतदानी एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने इन 10-12 जमातों को चलाया, एक साथ लेके चले, ये उससे बड़ा सियासतदान मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब। एक सेकंड कोहिस्तानी साहब, शहबाज शरीफ साहब इन सारी सियासी जमातों को खुद अपने कंधे पे लेके चले? शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दानशमंदी से तमाम जमातों को बरकरार रखा। वजीर आजम था, वो सबको चला रहा था और सबको साथ लेके। वो फिर इस्लामाबाद में कोई क्यों ये गुनगुनाता था कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है? वो फिर कौन लोग थे? नहीं, आप जितनी भी वो पीछे निकालनी चाहे, आप सीधी सी बात करें तो मैं सीधा जवाब दे दूं। मुझे ये जो पीछे से जो आप जिस तरह बात करते हैं, मुझे समझ में वो नहीं आ रही है। आप जो चीजें सामने रखें कि कौन कह रहा था, क्या कह रहा था, ये वो 9 अप्रैल 2022 को एक वजीर आजम का जाना और दूसरे वजीर आजम का आना सियासी जमातों का ख्वाहिश या ख्वाब था या किसी और ने करवाया? हमारा आईनी हक था। हमने तमाम जमातों ने मिलकर वोट की ताकत से उसको निकाला है, किसी और ताकत, डंडे की ताकत से, बंदूक की ताकत से नहीं निकाला, जिसे 2018 में बंदूक उस वोट की ताकत के इस्तेमाल के लिए आपको पीपल्स पार्टी मजबूर करती रही थी। कोहिस्तानी साहब, आपको याद होना चाहिए, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी, सब जमातें मिलके, सब, मैं तो ये कह रहा हूं ना, सबने मिलके। मगर शहबाज शरीफ साहब ने वो 16 महीने बहुत अच्छे तरीके से चलाए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने से बचा और पाकिस्तान को वो टोला जो चाहता था ये श्रीलंका बन जाए, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले लोग थे, या जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे। वो तो लकीर खींच गई। मैं आप लोगों की जो गुफ्तगू है, क्योंकि वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जरा हमें कैद करता जाए। कोहिस्तानी साहब से मेरा एक है, कोहिस्तानी साहब हम पे एतराज ना करें। आप अपनी पार्टी के अंदर ये कहें कि मियां शहबाज शरीफ को ओन करें, उन्हें डिसओन ना करें। मरियम साहिबा क्यों उनकी हुकूमत की तारीफ नहीं करते? मियां नवाज शरीफ उनकी हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं करते? आप सारे आपके वजीर उनकी हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं करते? आप लोग बयानी, मेरी बात तो सुन ले कोहिस्तानी साहब, आप लोग तो उनका बयानिया निकाल के शहबाज शरीफ का तो अपनी बात सुना रहे हैं, उनका तो नाम ही नहीं लेते। लेट हिम टॉक। करी थी, मगर जो लोग जिनका जो समझते हैं कि 16 महीने में हम भागना चाहते हैं, उसको भागना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा मुल्क के लिए गुजर गया, हमने अच्छे फैसले किए, मुल्क के लिए फैसले किए, तो हम उसको भी ऑन करते हैं। हमारी कारकर्दगी है और आगे भी हमारे पास एक प्रोग्राम है इस मुल्क को, जो नवाज शरीफ साहब ने आगे का प्रोग्राम तो खैर आगे ही पता चलेगा। वो फिर मुझे प्रोग्राम का नाम आता है, मुझे पता नहीं, कुछ शेर अफजल मरवत साहब भी याद आ जाते हैं। खैर, मैं आपकी इजाज़त से कोहिस्तानी साहब और बैरिस्टर साहब, जरा अब्दुल्ला अमीन गुल साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों का जो ये लव एंड हेट रिलेशन है, इसको देख के मैं फिक्रमंद हो गया हूँ कि आप दोनों ने तो बहुत अच्छे से टाइम गुजारा। कहा जाता है कि आपने किसी तीसरे के कहने पे भी टाइम गुजार लिया, लेकिन वो जो एक तीसरी सियासी जमात है जो इसमें सिर्फ ये कह रही है कि हमें प्लेइंग फील्ड दे दो, जब वो जमातें जो अप्रूव्ड हैं उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो तीसरी जमात को प्लेइंग फील्ड कौन देगा? गुल साहब देखिए जी, ये तो अभी बहुत और इस गैप को नवाज शरीफ साहब और पॉलिटिकल सेंटिमेंट तो फिर तो जाहिर कामयाब, लेकिन फिलहाल नजर नहीं है। जलसे के अंदर पाकिस्तान से बाहर से लोग आए थे, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी तादाद थी और एक कामयाब जलसा था। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसमें लाहौर से लोग क्यों नहीं आए थे? जितने लोग तो वहां इकट्ठे कर सकते थे वो तो लाहौर से ही हो जाने चाहिए थे, जहां 3 दिहाइयों से उनका असर और रसूख हो। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे खेलदार साहब ने बात कही है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने डिफॉल्ट निकाला। अब मैं आपको वज़ीर आज़म उस वक्त के जो शहबाज शरीफ साहब थे उनका स्टेटमेंट बता देता हूं और आप मुझे बताएं कि या तो मैं गलत कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने डिफॉल्ट होने से बचा और IMF से किस्त लेके दी। ये उनके स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने इसाकदार का जिक्र नहीं किया, इसलिए ये बात तो मेरे ख्याल में हम जरा इसको साइड पे रख दें। दूसरी बात यह है कि हम देखें ना, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। अभी ये बैरिस्टर साहब ने जो है गुफ्तगू की
मेरे वालिद दुनिया में नहीं है बहरहाल, क्योंकि ये दुनिया से गए हुए लोगों पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो जरूर करें। लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो उस वक्त के वजीर जो इतलात और नशरियात थे, उनको बाकायदा मेरे वालिद ने जो है वो एक नोटिस सर्व किया था और कहा था कि अगर आपको इस किस्म का कोई एलिगेशन है तो आप मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। उन्होंने उसका जो है वो कह दिया कि नहीं, हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। ये वो बात है। दूसरी बात यह है कि जो पैसे बांटने की बात है वो ये मेरे ख्याल में मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा। वो था अरशद दुरानी साहब का। अरशद दुरानी साहब उसके ऊपर अदालत ने माफी मांगी थी। अगर इतना ही शौक है तो फिर जरूर ऐसा करें, क्योंकि ये इनका दूसरा प्रोग्राम है। ये बजाय टॉपिक पे बात करने के ये मेरे वालिद को घसीट लेते आए। अगर इनको इतना ही शौक है तो ये अदालत में जाएं, केस। मैं केस हुआ हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट में केस है, असगर खान केस, और आपके वालिद ने अपनी जिंदगी में बार बार ये कहा है उन्होंने कि मैंने आईजीआई बनाया है। उनका क्या हक था कि वो ये कहते और वो बनाते? करनी मुझे भी आती है, मैं भी इसी पाकिस्तान का बाशिंदा हूं, मैं कहीं और से बाहर से नहीं आया। आप अपनी बारी में बात कीजिए। यही बात आपने उस टाइम पे मुझे बताई थी। मैं भी पाकिस्तान का बाशिंदा हूं, मुझे भी जाती गुफ्तगू करनी आती है, लेकिन मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की वो किताबें नहीं दिखाना चाहता, उनके वो लेटर नहीं दिखाना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को रिस्पॉन्ड करने का मौका न मिले ना। पीछे किताबों में महफूज हैं जहां उन्होंने लिखा है कि यू आर माई मोस्ट फेवरेट जनरल, और वो उनके साथ DGISI रहे। उन्होंने क्यों नहीं उनके खिलाफ इंक्वायरी की? अगर उनको मसला हमारे यहाँ ये है तो अब्दुल्ला साहब उन्होंने क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये वो चंद चीजें, बेहतर ये है कि हम जातियात को छोड़ दें, और अगर जातियात के ऊपर अब्दुल्ला साहब टू कट इट शॉर्ट, क्या उनके अब्बा के लिए प्रोग्राम तो नहीं सजाया गया? प्लीज अब्दुल्ला साहब कैन यू हियर मी? जाती तौर पे अब्दुल्ला साहब कैन यू हियर मी? बहुत बुरा समझते हैं। एक सेकंड जरा अब्दुल्ला साहब का अगर हम इनको कन्वे कर सकें कि ये रुक जाए। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू। अब्दुल्ला साहब, इफ यू कैन हियर मी, मुझे बाकी लोगों का रिस्पांस लेना है सर, मुझे बाकी लोगों का रिस्पांस लेना है। और मसला ये है कि आपने कहा कि वो उनके फेवरेट जनरल भी थे। हमारे मसला ये है कि जब तक सर्विंग होते हैं तब तक सारे फेवरेट होते हैं, उसके बाद पता चलता है मामला क्या है। नहीं सिद्दीकी साहब, आप भी मुताला करते हैं, हमने कभी भी नहीं जनरल हमीद गुल के बारे में ये कहा। हमारे खिलाफ वो रहे हैं, करते रहे हैं। आखिरी वो शख्स थे जिन्होंने मोहतरमा को ये बताया कि आपको आपकी जान को ख़तरा है तालिबान से। तो मोहतरमा ने ओपन, ये डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में कहा कि बीबी ने कहा कि ये मुझे इतला नहीं दे रहे, मुझे धमकी दे रहे हैं, क्योंकि तालिबान के ये नुमाइंदे हैं। तो बात यह, हमने जानते हैं, तारीख फैसला करेगी कि हमीद गुल क्या थे, उनका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमीद गुल साहब भी नहीं है और मोहतरमा भी नहीं है। उन्होंने माना, लेट्स नॉट गो देयर, हमीद गुल साहब भी नहीं है, हमीद गुल साहब भी नहीं है, मोहतरमा भी नहीं है। ओहदे के साथ, आइन के साथ। बैरिस्टर साहब, आई रिक्वेस्ट, अब्दुल्ला साहब, आई रिक्वेस्ट, हमीद गुल साहब भी नहीं है, मोहतरमा भी नहीं है, सो लेट्स नॉट गो देयर। हमें तो आज के मसाइल से छुटकारा नहीं मिल रहा। प्लीज सर, अब्दुल्ला साहब, उन दोनों को भी बुला लिया जाए। अब्दुल्ला साहब, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया, मैं ज़रा इसको किसी अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आप मुस्लिम लीग नून से, जो कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं, नून लीग से पहले शुरू करते हैं। नून लीग क्या पीपल्स पार्टी की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाने में पहल करेगी? कोहिस्तानी साहब, मुख्तसर, वो शेख रशीद साहब वाला, शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट। देखिए, बात यह है कि हम एक जमहूरी जमात है, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। हमारी माजी में तरक्कियां भी रही है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की है। आइंदा भी आने वाले दिनों में हम अभी इलेक्शन में अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम को फैसला करने दे, जो मैंडेट जिसको मिलेगा उसके हिसाब से हालात आगे बढ़ेंगे। हम आगे बैठ भी सकते हैं, जरूरत पड़ी वक्त अगर ऐसी कोई नौबत आई। बाकी हमारी कोई दुश्मनियां नहीं है जो हम वो रवायत दफन करना चाहते हैं। हम इस मुल्क को स्टेबिलिटी और जो नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से आए हुए हाथ को आइन के तहत मुल्क हाथ में लेगी, आगे बढ़ेंगे, मीसाक मईशत की तरफ जा सकते हैं। शॉर्ट मिसाक जमहूरियत तो हम सारी सियासी जमातों को शरीक करना चाहते हैं, तो ये तो हमारे उसमें इन्होंने दस्तखत किए हैं, हमारे साथी हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। अच्छा। और हम उम्मीद रखते हैं कि नून लीग के दोस्त उसी तरह हमें भी सपोर्ट देंगे जैसे हमने सपोर्ट दी है। तो इस दफ़ा ये हमारे वज़ीर आज़म के साथ चलेंगे, हमें उम्मीद है। देख लेते हैं कि किसका वज़ीर आज़म होता है, किसका वज़ीर आज़म नहीं होता। लेकिन बहरहाल हैरानी की बात यह है कि ये दो सियासी जमातें जो कि शीरो शक्कर भी रहीं, और ये वो सियासी जमातें जो कि अप्रूव्ड भी हैं, इनकी मौजूदगी में वो एक तीसरी सियासी जमात जो इस वक्त अप्रूव्ड नहीं है, उसका क्या हाल होगा।
कोहिस्तानी साहब थैंक यू सो मच, बैरिस्टर साहब थैंक यू, गुल साहब थैंक यू सो मच। PNN स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।